दोस्तों हर 5.5 साल में मंगल ग्रह पर एक ऐसा इवेंट होता है जिससे जो मंगल ग्रह पहले ऐसा दिखा करता था वो कुछ ही महीने बाद ऐसा दिखने लगता है। और इसी इवेंट के चलते इलोन मस्क और नासा मार्स पर फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनीज बसाने से डर रहे हैं, क्योंकि हर कुछ समय बाद मार्स पर होने वाला ये इवेंट इतना खतरनाक है कि ये ऑलरेडी हमारे कई रोवर्स और लैंडर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। एंड ऑल्सो मार्स के ऑर्बिट में मौजूद हमारी सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष से खींचकर मार्स के सरफेस पर क्रैश कर सकता है। पर आखिर वो इवेंट है क्या और आखिर ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है? वेल, इसी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों ये तस्वीर मार्स पर अभी तक खींची गई सभी तस्वीरों में मेरी फेवरेट है। हाँ, ये मार्स की एक रियल पिक्चर है जिसे अप्रैल 2018 में एसा यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर द्वारा कैप्चर किया गया था, जिसमें आप मार्स के सुपर डस्ट स्टॉर्म को समुद्र की लहरों की तरह मार्स के नॉर्थ पोल को निगलते हुए देख सकते हैं। पर आखिर प्लैनेट को निगल जाने वाले ये सुपर स्टॉर्म इतने बड़े बनते कैसे हैं? द साइंस ऑफ मार्स सुपर स्टॉर्म्स। दोस्तों अभी हम मार्स के सुपर स्टॉर्म्स के ओरिजिन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इनके फॉर्मेशन का कारण मार्स पर होने वाले एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, ये टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज्यादा है कि अगर आप मार्स के इक्वेटर पर दिन के सबसे गर्म समय में भी सीधे खड़े होते हैं, तब आपके पैरों का तापमान तो केवल 21 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि सुनने में काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन आपके सिर का टेम्परेचर क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि काफी शॉकिंग बात है। यानी कि मार्स की सरफेस से कुछ ही फीट ऊपर उठते ही मार्स के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा बदल जाता है। अब जैसे यहाँ दिन के समय में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात के समय में -133 डिग्री सेल्सियस तक। और इसी टेम्परेचर वेरिएशन के चलते जब इसके पतले वातावरण से होकर गुजरती हुई सनलाइट इसके सरफेस को हिट करती है ना, तब इसकी सरफेस के पास मौजूद ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर की ओर जाने लगती है, जबकि ऊपर की ठंडी हवा नीचे बने वैक्यूम को फील करने के लिए नीचे की ओर आने लगती है। और इसी से फॉर्म होता है एक मार्शियन डस्ट स्टॉर्म का, जिन्हें दुनिया भर के अलग अलग स्पेस एजेंसीज अपने मार्स ऑर्बिटर से ट्रैक करती रहती है। साल 2014 से 2022 तक मार्स के ऑर्बिट में रहे इंडिया के फर्स्ट मंगलयान मिशन ने भी इस तरह के कई इवेंट्स को कैप्चर किया है। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो यह है कि आज भी बहुत से इंडियंस मंगलयान मिशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। जैसे कि क्या आप मंगलयान मिशन को पॉसिबल करने वाली महिलाओं के बारे में जानते हैं? नहीं ना? तो देखो, मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो शो वुमेन हु टुक इंडिया टू मार्स को जरूर सुने। ये 79 मिनट्स की ऑडियो बुक मंगलयान मिशन के दौरान आने वाले चैलेंजेस से लेकर इस मिशन को पॉसिबल बनाने वाली महिलाओं लाइक रितु करिदाल, नंदिनी हरिनाथ जैसी कई महिलाओं की रियल स्टोरी एंड व्हाई मार्शियन मिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को केवल 11 एपिसोड्स में कवर करती है। इसके अलावा कुकू एफएम पर आपको मॉडर्न साइंस और हमारा यूनिवर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटावर्स, डिकोडिंग यूनिवर्स जैसी कई डिफरेंट ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी। और हाँ, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप किसी ऑडियो बुक को सुन रहे हैं तो उसे पूरा सुनना, बस स्टार्ट करके मत छोड़ देना। करेंटली डिकोडिंग यूनिवर्स सुन रहा हूँ, जिसे मैं अपने फ्री टाइम में और सोने से पहले सुनता हूँ। अब मैंने जितने भी ऑडियो बुक्स की बात यहाँ पर की है ना, उन सब की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप जाकर उन्हें जरूर सुनना। 25 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स कुकू एफएम के 4200 प्लस आवर्स के कंटेंट को यूज कर रहे हैं और 2023 में हर मंथ इस पर 45 लाख आवर्स का कंटेंट अभी तक प्ले हो चुका है, मतलब 1.5 लाख आवर्स डेली। और दोस्तों वेरी फर्स्ट टाइम कुकू एफएम मेरे अंतरिक्ष टीवी सब्सक्राइबर्स को फर्स्ट मंथ में फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है, यानी 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन केवल 49 रुपीज में। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अभी कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करो और अप्लाई करो मेरा कूपन कोड ATV50 फॉर 50% ऑफ ऑन द फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। वैसे देखो, यही सिंपल सी लॉजिक अर्थ पर भी स्टॉर्म्स फॉर्म करते हैं, लेकिन मार्स पर इस प्रक्रिया में एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड होता है जो इसे और ज्यादा पावरफुल और एक कॉन्टिनेंट या फिर पूरे प्लैनेट को कवर कर सकने जितना बड़ा बना देता है। और ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है मार्शियन डस्ट, द साइंस बिहाइंड हाउ मार्स स्टॉर्म्स बिकम सो बिग। दोस्तों मार्स पर बनने वाले स्टॉर्म मार्स की लो ग्रेविटी के कारण आसानी से इन पार्टिकल को एटमॉस्फेयर तक पहुंचाते हैं
और जब ये ऑलमोस्ट 0.1 mm छोटे पार्टिकल्स ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं ना, तब ये पार्टिकल्स सूरज से आने वाली हीट को कलेक्ट करके लिटिल रेडिएटर की तरह बिहेव करने लगते हैं और धीरे धीरे इस हीट को अपने चारों ओर की हवाओं में रिलीज करने लगते हैं। अब जब ये वार्म एयर दोबारा से मार्स तक पहुंचती है तो इससे और भी ज्यादा वैक्यूम जनरेट होता है और ये स्टॉर्म बड़े होने लगते हैं, जिससे और भी ज्यादा डस्ट एटमॉस्फेयर में पहुंचने लगती है। इस तरह यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक चलने के बाद हमें मार्स पर एक बड़ा सुपर स्टॉर्म देखने को मिलता है, जो कि इतने बड़े और पावरफुल होते हैं कि कई हफ्तों से लेकर महीनों तक सनलाइट को मार्स की सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देते। अब जरा इमेजिन करिए कि क्या होता अगर अर्थ पर भी इस तरह के स्टॉर्म आते, जो अर्थ की हर एक कंट्री, हर एक रीजन को ऑलमोस्ट कई महीनों तक अंधेरे में ढक कर रखते। ये ह्यूमैनिटी और अर्थ पर रहने वाले जीवों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। वैसे क्या इस सिचुएशन में हम ह्यूमंस अर्थ पर सर्वाइव कर पाएंगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। तो देखो दोस्तों, नॉर्मली मार्स पर छोटे छोटे स्टॉर्म हर समय चलते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह के बड़े सुपर स्टॉर्म्स की बात करें तो ये एक साइकिल में आते हैं। और इतने डिकेड्स की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह आइडेंटिफाई कर लिया है कि मार्स के ये सुपर स्टॉर्म्स यहाँ हर 3 मार्शियन ईयर्स में आते हैं, जो कि अर्थ के 5.5 साल के बराबर होता है। अब देखो, आमतौर पर ना ये बड़े बड़े सुपर स्टॉर्म्स मार्स के सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं, जिसका एक पॉसिबल कारण मार्स का सूरज के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट भी बताया जाता है, जिसमें ये अपने हर ऑर्बिट में कुछ समय के लिए सूरज के काफी करीब आ जाता है। बट यहाँ भी एक सवाल उठता है कि इस लॉजिक से तो हर साल मार्स पर एक सुपर डस्ट स्टॉर्म बनना चाहिए था, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये स्टॉर्म तो सिर्फ 3 मार्शियन ईयर्स में ही होता है। और आखिर ऐसा क्यों है, ये मिस्ट्री अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। चलिए अब आते हैं अपने द मार्शियन मूवी के इस सीन पर। हाउ द मार्शियन मूवी इज नॉट साइंटिफिकली एक्यूरेट। तो देखो दोस्तों, मार्शियन मूवी की शुरुआत ही होती है एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म से, जो इतना पावरफुल होता है ना कि हमारे मेन कैरेक्टर एस्ट्रोनॉट मार्क वाटनी को दूर धकेल देता है और साथ ही साथ एक एंटीना को भी तोड़ देता है। वेल, अगर मूवी के तौर पर देखा जाए ना तो ये काफी पावरफुल सीन है, जिस पर इस पूरी ऑस्कर नॉमिनी मूवी की स्टोरी बेस्ड है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये सीन बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मार्स पर आने वाले डस्ट स्टॉर्म्स की विंड स्पीड इतनी पावरफुल होती नहीं है कि वो किसी इंसान या एंटीना को हवा में उड़ा सके। एक्चुअली ये काफी फनी है, पर मार्स के पूरे प्लैनेट को निगल जाने वाले इन बड़े बड़े डस्ट स्टॉर्म की मोस्ट पावरफुल विंड स्पीड केवल 100 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो अर्थ पर आने वाले हरिकेन की स्पीड से भी आधी है। अब दोस्तों, मार्स के डस्ट स्टॉर्म से ज्यादा तेज तो आपको इंडियन रोड्स पर मोटरसाइकिल चलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन मेरी इन बातों को सुनकर मार्स के इन स्टॉर्म्स को अंडर एस्टिमेट मत कर लेना, क्योंकि ये स्टॉर्म इतने केपेबल भी हैं कि हमारी अच्छी भली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से खराब कर सकती है। ये हमारी सैटेलाइट्स को मार्स के ऑर्बिट से ही ड्रैग करके मार्स के सरफेस पर क्रैश कर सकते हैं। पर आखिर कैसे? हाउ मार्शियन स्टॉर्म इज ए बिग चैलेंज टू आवर टेक्नोलॉजी। तो देखो दोस्तों, भले ही ये मार्स स्टॉर्म हमें मार्स पर उड़ाकर फेंक नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे किसी भी तरह के मिशन को पूरी तरीके से खत्म करने के काबिल है, चाहे वो इंसान के साथ हो या फिर उनके बिना हो। वैसे अभी तक तो मार्स पर इंसान नहीं उतरे हैं, लेकिन 2 दिसंबर 1971 में सोवियत यूनियन के मार्स 3 मिशन के सक्सेसफुली इसके सरफेस पर लैंड करने के बाद से ही टाइम टू टाइम अलग अलग स्पेस एजेंसी द्वारा मार्स पर कई लैंडर और रोवर मिशन भेजे जा चुके हैं, जिनके लिए मार्स पर रहकर अर्थ तक डेटा पहुंचाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है ये डस्ट स्टॉर्म। क्योंकि मार्स पर हम इंसानों द्वारा भेजे जाने वाले ज्यादातर मिशन सोलर पावर्ड होते हैं, जिसके लिए इन पर बड़ी बड़ी सोलर पैनल्स लगाई जाती है, जिसका लॉजिकल रीजन ये है कि क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर काफी पतला है तो इसके सरफेस पर काफी ज्यादा सनलाइट रिसीव होती है। और हाँ, ये न्यूक्लियर बैटरी से काफी ज्यादा सेफ और ऑल्सो चीप ऑप्शन है। लेकिन ये मार्शियन डस्ट लैंडर और रोवर के इन्हीं सोलर पैनल्स पर चिपक कर सनलाइट को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, और जब इस तरह के बड़े बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं ना तो वो पूरी तरह मार्स के एटमॉस्फेयर को ढक लेते हैं, जिसके कारण सनलाइट सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो वैज्ञानिक मार्स के सतह पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ और AOD टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि
मार्स के एटमॉस्फेयर द्वारा कितनी लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। अब यूजुअली हमारे मार्शियन रोवर और लैंडर को चार्ज होने के लिए 2 AOD की जरूरत होती है। अब मार्स पर ये नॉर्मली 0.5 से 0.6 AOD होती है क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा पतला है। बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इन सुपर डस्ट स्टॉर्म के दौरान मार्स का एटमॉस्फेयर में इतनी डस्ट होती है कि मार्स का AOD 9 से लेकर 11 के बीच चला जाता है। इन शॉर्ट, इस दौरान मार्स की सरफेस पर सनलाइट ना के बराबर पहुंचती है और इसके रिजल्ट में पहले से ही डस्ट पार्टिकल जमा इस सोलर पैनल्स को अब इन स्टॉर्म्स के कारण बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिससे ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह ये डस्ट स्टॉर्म मार्स पर कई मिशंस का अंत भी कर चुके हैं, जैसे कि साल 2003 में लॉन्च्ड अपॉर्चुनिटी मिशन जो 15 साल तक मार्स पर काम कर रहा था। लेकिन साल 2018 में आए एक सुपर डस्ट स्टॉर्म के चलते इसकी सोलर पैनल्स पर इतनी ज्यादा डस्ट पार्टिकल जमा हो गई कि ना चाहते हुए भी नासा को इसे हाइबरनेशन में डालना पड़ा। इसके बाद से वो कभी भी उठा ही नहीं। इस बड़े डस्ट स्टॉर्म के दौरान 10 जून 2018 को अपॉर्चुनिटी रोवर का लास्ट मैसेज था, माय बैटरी इज लो एंड इट इज गेटिंग डार्क। इसके अलावा साल 2018 में लॉन्च नासा का मिशन इनसाइट भी सोलर पैनल पर मार्शियन डस्ट पार्टिकल जमा होने के चलते केवल 4 ही साल में खत्म हो गया। ये इनसाइट लैंडर द्वारा ली गई लास्ट पिक्चर है, जिसके साथ इनसाइट लैंडर के AI प्रोग्राम का कहना है कि मेरी पावर काफी कम हो चुकी है, तो शायद ये आखिरी इमेज है जो मैं आपको भेज सकता हूँ। पर चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरा समय काफी प्रोडक्टिव और पीसफुल रहा है। अगर मैं अभी भी अपनी मिशन टीम से बात कर सका तो मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरा समय जल्द ही खत्म होने वाला है। और दोस्तों, अभी के समय में, यानी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मार्स पर केवल 3 ही रोवर्स एक्टिव हैं, जिनमें नासा के 2 यानी कि क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस रोवर है और चाइना का चाइना ज़ुरोंग है। वैसे यहाँ पर चाइना के ज़ुरोंग रोवर को गिनना गलत ही होगा क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि चाइना का ज़ुरोंग रोवर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट ऑफ कोर्स एज वी नो कि चाइना अपनी मिशन डिटेल्स सामने आने ही नहीं देता है। वैसे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इसका सोल्यूशन तो काफी सिंपल सा है, बस हमें रोवर और लैंडर्स में न्यूक्लियर बैटरी का यूज करना है और सोलर पैनल्स को हटा देना है, और क्या, और फिर तो हमारे लैंडर्स और रोवर्स अच्छे खासे टाइम तक काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को गौर से देखा है ना, तो एज आई सेड कि ये सुपर डस्ट स्टॉर्म पूरे प्लैनेट को कवर करने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में आप चाहे किसी भी पावर सोर्स का प्रयोग क्यों ना करें, लेकिन आपके सिग्नल्स मार्स के एटमॉस्फेयर से बाहर जा ही नहीं पाएंगे, जिसका मतलब कि वो अर्थ पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जब तक ये स्टॉर्म्स रहेंगे, लैंडर और रोवर अर्थ पर मौजूद फैसिलिटी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि आखिर ये डस्ट स्टॉर्म्स मार्स के ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को कैसे डैमेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब इन स्टॉर्म्स के कारण बहुत से डस्ट पार्टिकल मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंचकर उसे गर्म करते हैं ना, तो इससे पूरे मार्स का एटमॉस्फेयर एक्सपैंड हो जाता है, जिसके कारण अब मार्स का एटमॉस्फेयर स्पेस में और भी ऊपर तक फैल जाता है, जिसके चलते हमारे जो सैटेलाइट्स मार्स के लोअर ऑर्बिट में काफी क्लोज रहकर मार्स की सरफेस के ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, वो इस एटमॉस्फेयर में ड्रैग होकर मार्स की ग्रेविटी के चलते मार्स पर क्रैश हो सकते हैं, और ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हर बड़े बड़े डस्ट स्टॉर्म्स के दौरान सैटेलाइट्स को इस खतरे से बचाने के लिए स्पेस एजेंसीज अपने आर्टिफिशियल मार्स सैटेलाइट को ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए कई चेंजेस करती है। लेकिन इस दौरान इन्हें सैटेलाइट के ऑर्बिट को परफेक्ट करने में जो प्रीसियस फ्यूल बर्न करना होता है ना, उसके चलते ओवरऑल इन मार्स ऑर्बिटर सैटेलाइट्स की लाइफ टाइम काफी कम हो जाती है। हाउ कैन दीज स्टॉर्म्स अफेक्ट फ्यूचर मार्स कॉलोनीज? दोस्तों, ये दुनिया अब एक ऐसी दौड़ में है जिसमें हर देश की स्पेस एजेंसीज, यहाँ तक कि प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी जल्द से जल्द मार्स सरफेस पर इंसान को उतारना चाहती है। तो जरा सोचिए कि जब हम अभी अपने लैंडर्स और रोवर्स को ही मार्स के सरफेस पर इन स्टॉर्म्स से नहीं बचा पाते, तो फ्यूचर में एक ह्यूमन कॉलोनी को मार्स पर कैसे सस्टेन रख पाएंगे? क्योंकि अगर फ्यूचर मार्स कॉलोनी में सोलर पैनल से ही एनर्जी जनरेट की जाती है, तो उस सिचुएशन में इन सोलर पैनल्स का भी हाल वही होगा जो हमारे करंट मार्स लैंडर और रोवर्स का हो रहा है, जिसके रिजल्ट में हमारी पूरी मार्शियन कॉलोनी अंधेरे में बिना एनर्जी की होगी। और एज वी नो कि मार्स पर ऑक्सीजन भी नहीं है, यानी बिना एनर्जी के मार्स के कोल्ड टेम्परेचर में रहना और ब्रीथ यानी कि सांस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियर बैटरी प्रयोग करते हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर चैलेंज होगा कि हफ्तों और महीनों तक चलने वाले इन मार्स स्टॉर्म के दौरान मार्स पर रहने वाले लोग पृथ्वी से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, और क्या हम ह्यूमंस इस तरह के मेंटल आइसोलेशन के लिए तैयार है भी? वैसे इस पूरे वीडियो में अभी भी एक सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया
कि आखिर ये मार्स स्टॉर्म इतने बड़े होकर खत्म कैसे होते हैं। तो देखो इसके पीछे का लॉजिक ना काफी ज्यादा सिंपल है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। दोस्तों जाने से पहले कुक एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यूज करना मेरा कूपन कोड ATV50 फॉर 50% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। नाउ आई होप कि आपको आज के वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जिसपे हमने बात किया है अर्थ पर हुए सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन के बारे में, जिसका नाम है द ग्रेट डाइंग। यहाँ पर टैप करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।